एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक्सरसाइजेज क्वेश्चन बनाएंगे 61 से 67। ये इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है, यानी अब यहाँ पे जो अभी हम लोग करेंगे वो लास्ट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इससे पहले 9 वीडियोज़ दिए हुए हैं मैंने और प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप लोग जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप पर्टिकुलरली उस वीडियो को देखकर अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 61 से 67 क्वेश्चंस करेंगे। फुल कैलकुलेशन फुल कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई परेशानी नहीं रह जाए और आप इससे इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाएं, दिए जाएं आपको, आप उसे सॉल्व आसानी से कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर। इफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस 0.02 नैनोमीटर, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सपोज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज h/4 pi m into 0.05 नैनोमीटर। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू। अब आप यहाँ समझ लीजिए क्या है। पहले तो अनसर्टेनिटी वर्ड जैसे ही क्वेश्चन में आया तो आपके दिमाग में फटाक से कूद के आया होगा कि हमें करना क्या है। यहाँ पे अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो आपने पढ़ा है उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू h/4 पाई, उसका इस्तेमाल करते हुए ये क्वेश्चन बनेगा। यहाँ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दे रखा है और आपसे कहता है कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम पता कर लीजिए। आप आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर आपसे कहता है कि सपोज करो, आप मान लो कि ये जो मोमेंटम है ना इलेक्ट्रॉन का, ये एक्चुअल मोमेंटम है और आप जो मेजरमेंट करते हैं उन दोनों को देख के बताना है कि क्या ये जो मोमेंटम है, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम लोग निकालेंगे बाद में और तब देखेंगे कि क्या ये दोनों एक मतलब एक ही समान है, एक ही वैल्यू है या कुछ प्रॉब्लम है। तो ये बात की बात है, पहले आपको मोमेंटम निकालना है, फिर इस मोमेंटम के वैल्यू को सही तरीके से फाइंड आउट करना है पूरा वैल्यू रखते हुए, और देन आफ्टर कंपेयर करना है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। अब बनाएंगे कैसे, बनाना आसान है, बस कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए। चलिए लिखते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कैसे बनेगा ये। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल्स टू दे रखा था 0.002 नैनोमीटर, आपको दिखाया था मैंने क्वेश्चन में, यहाँ देखिए है ना। तो ये चीज़ हो गया। और ये जो प्लस माइनस आप देखते हैं ना, ये सिर्फ अनसर्टेनिटी दिखाने के लिए करता है। अनसर्टेनिटी का जो बात है उसके लिए प्लस माइनस दिया रहता है, इसके लिए आपको घबराना नहीं, सिर्फ आपको डिजिट लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया नैनोमीटर। तो फिर आपने नैनोमीटर को कन्वर्ट कर दिया मीटर में, 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करके। फिर ये डिसमिल हमने हटाया तो यहाँ नीचे 3 जीरो आ गया, जो यहाँ पे आके -3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 × 10⁻⁻12 मीटर पूरा हो गया। ये सब समझ गए आप। आपने अगर शुरुआत से वीडियो देखी है तो ये आपको समझने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और नहीं भी देखिए तो भी आप समझ रहे हैं कि यहाँ से डिसमिल हटाया गया तो 3 अंक है डिसमिल के बाद, तो 3 जीरो आया नीचे, और यही 3 जीरो यहाँ पे -3 के रूप में आ गया और हो गया 2 × 10⁻12 मीटर। तो ये हमने डेल्टा एक्स पता कर लिया। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू h/4 पाई। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है, लेकिन जब आप मैथमेटिक्स बनाते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं इससे रिलेटेड, तो इक्वल्स टू लिया जाता है। ये मैंने आपको अपने थ्योरी सेक्शन में बता रखा है, जहाँ पे मैंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने ये बताया था आपको। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल्स टू ही लेंगे। ठीक है, अब देखिए तो हमें निकालना क्या है, मोमेंटम निकालना है। तो डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, h/4 पाई डेल्टा एक्स लिख सकते हैं ना। अब आपको h पता है, 4 पता है, पाई पता है, तो h का वैल्यू पहले लिख लीजिए 6.626 × 10⁻⁻34। देखिए यहाँ पे इसका यूनिट क्या होता है, जूल सेकेंड होता है, लेकिन चूंकि हम लोगों को पता है कि जूल सेकेंड से हमारा यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट, देखिए जो नए बच्चे हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए जूल सेकेंड पहले लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक ही स्टेप में लेके चली जाऊँगी। वहाँ पे 4 × पाई का वैल्यू हो गया 3.14, 22/7 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू डेल्टा एक्स के जगह पे लिखेंगे 2 × 10⁻⁻12 मीटर। अब देखिए यही मीटर को काटना है हमें, तो ऊपर मीटर होगा तभी तो कटेगा, इसलिए यहाँ पे जूल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जो कि मैंने आपको नंबर ऑफ टाइम्स बता रखा है। तो लिखिए 6.626 × 10⁻⁻34
डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 2, और ये वाले 12 को ऊपर लेके जाइए तो माइनस माइनस से प्लस 12 हो जाएगा ये। उसके बाद ऊपर आपका क्या है देखिए, केजी मीटर स्क्वायर, और देखिए होता है पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो सेकंड है इन दोनों के कारण क्या हो जाता है, ये पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी 1 जूल बराबर आप लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको एकदम याद हो जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ टाइम्स इसका इस्तेमाल हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नीचे बचा है सिर्फ मीटर, तो मीटर से आप 1 मीटर को काट देंगे, और देखिए पर सेकंड स्क्वायर है और ये सेकंड है, तो ये दोनों आपस में ये होगा, चेंज हो जाएगा और -1 रह जाएगा इसके ऊपर। तो आप करेंगे क्या, अब देखिए 6.626 डिवाइडेड बाई, आप देखिए 4 2 जा 8 इंटू 3.14, आप चाहें तो 2 से ऊपर नीचे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कटने वाला चीज़ है, कटेगा। तो 10⁻22 kg मीटर पर सेकंड, इतना आ गया आपका। ये आपने समझ लिया कैसे आया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करके जो आता है वो लिखें यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इतना आया, इसको मल्टीप्लाई किया है, यहाँ मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से हुआ। 8 से मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट इससे इसको डिवाइड कीजिए, या आपकी मर्जी है तो आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका डिवीज़न जो होगा ना आपके लिए आसान हो जाएगा। पहले तो आप एक काम करेंगे, डिसमिल हटाएंगे, ये डिसमिल हटा, ये डिसमिल हटा, ऊपर 3 अंक है डिसमिल के बाद और नीचे 2 ही अंक था डिसमिल के बाद, इसलिए 1 0 यहाँ एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि नीचे 3 0 होगा, ऊपर 2 0, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, लेकिन 1 0 बच जाएगा ना। तो ये मैंने आपको सिखाया था, इसलिए फिर से एक बार बता दे रही हूँ कि ऊपर 3 था, नीचे 2 था, इसलिए 1 0 नीचे की ओर रह जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि कट सकता है, आप इसको काट सकते हैं 2 से। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप जैसे करो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस 0 को उठा के आप यहाँ कर दीजिए, तो क्या फ़ायदा मिलेगा मेरा, देखिए 6626 डिवाइडेड बाई 2512 इंटू 10⁻, जैसे ये वाला 1 0 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ -23 kg हो जाएगा, क्योंकि -1 होगा तो वही आपका आ जाएगा पर सेकेंड, इतना हुआ। अब आप 2512 से डिवाइड कर लें किसको, 6626 को। ठीक है, तो कितने से जाएगा, तो ऑब्वियस है 25 है ना, ये तो आप देख लो करके, 25 12, 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2 2 और 2 5 10, 2 2 4 1 5, इतना आया। जैसे ही आप 3 से करोगे तो 3 से भी करके देख लो, 25 या 75 हो जाता है, होता है ना, आप ऐसे देखते हैं ना, 25 3 या 75, तो ओबियस है कि ज़्यादा हो जाएगा। तो आप कितना से लोगे, 2 से ही लोगे, 2 टाइम, तो 2 5 1 12, सॉरी 50 लेंगे, 50 2 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो 6 में से 4 चला जाएगा, आपका कितना बचा, 2 बचा, 2 में से 2 चला जाएगा, 0 बचा, उसके बाद 6 6 और 6 में से 5 गया, 1 बचा, इतना। तो आप देखिए ये 1602 है, जबकि ये कितना है, 25 12 है, तो नहीं लगेगा, तो इसको डिसमिल डालिएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, और उसके आगे आप अपना बढ़ाइएगा काम। ठीक है, तो सिर्फ मुझे यहाँ पे कंपेयर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट लिया हमने। अब देखिए कितने टाइम आप लगा सकते हैं, ये सोचना आपका काम है, सोचिए थोड़ा, है ना। तो देखिए आप क्या करेंगे, 25 12 6 टाइम लीजिए, 150 होता है, 25 6 150, तो आप देखिए 25 12 6 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, हाथ में 1, 6 1 7 हो गया, 6 5 30, हाथ में 3, 6 दूनी 12 3 15, इतना आया ना। तो आप यहाँ वही लिखोगे 15072। अब इसको माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ आपका 1 बच गया, 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ आपका 9 बच गया, यहाँ आपका कुछ नहीं बचा, 0 0 हो गया। अब इसी डिसमिल की वजह से इतना उतर गया। अब आप आगे कर लेना अपने से। ठीक है, तो मेरा कितना हुआ, यहाँ पे 6 टाइम मैंने लिया, तो 2.6 इंटू, आगे भी आपका आएगा, आप करना, उसके बाद 10⁻³ -23 kg मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे मैंने क्या निकाला है, डेल्टा पी निकाला, जो निकालने कहा गया था कि मोमेंटम निकालिए, अनसर्टिनिटी इन पोजीशन दे रखा था, तो मोमेंटम हमें निकालना था, हमने निकाल लिया।
लेकिन अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका कि ये इसके साथ कंपेयर करना है, तो पहले अब इसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करो, ये जैसे जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया है ना, आपको इसको करना है क्या भाई, h/4 पाई। तो h/4 पाई के जगह पाई का वैल्यू रखिए, h के जगह वैल्यू रखिए, इसको नैनोमीटर से कन्वर्ट कर लीजिए और इसको आंसर इसका इसी तरह से ले आइए और उसके बाद कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते जाइए, गिवन मोमेंटम आपका ये है। ठीक है, तो इतना आपको दिया हुआ है, तो h का वैल्यू अभी जस्ट आपने देखा है कैसे मैंने किया है पीछे, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 6.626 kg। यहाँ पे डायरेक्ट आप कर लो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। ठीक है, और सॉरी एक चीज़ रह गया इसमें, मल्टीप्लाई करना, यहाँ कर दूँ क्या, इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, ये रह गया था। उसके बाद 4 पाई, तो 4 मेरा हो गया, पाई का वैल्यू 3.14 हो गया और 0.05 नैनोमीटर को कन्वर्ट किया तो 10⁻⁹ मीटर। तो मीटर से 1 मीटर को आप काट लीजिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाओगे है ना, तो फिर ये आपका कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे 2 जीरो आएगा है ना, तो -11 हो जाएगा। ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं, हालांकि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से कर लो इसको। यहाँ ऐसे किया तो ऊपर चला गया कितना, 1 और 2 जीरो। ठीक है, आप देखते जाओ फटाक से हो जाएगा। 6.626 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 5, और यहाँ हमारा हो गया 10⁻⁻34। ये 2 जुड़ जाएगा, 2 जीरो जुड़ जाएगा, और ये -9 है, नीचे -9 है इसलिए ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस +9 में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना आपका हो गया, और यूनिट बचा है क्या आपके पास, kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए 6.626, ये तो आपका डायरेक्ट 5 4 जा 20 हो गया, और 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे है ना, 3.14 और 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना, ये तो 0 0 0 हो गया, 4 2 जा 8, 2 2 3 जा 6, ये हो गया 0, हाँ 8 हो गया, 2 हो गया और 6 हो गया। तो 2 अंक के बाद डिसमिल बैठाना है, तो 2 अंक के बाद पीछे से डिसमिल बैठा दिया, तो कितना हो गया आपका 62.80 इंटू यहाँ पे 10 टू दी पावर कितना -34 और 9 2 11 हो गया, 11 माइनस कर दिए 34 में से, तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, तो -23 kg मीटर पर सेकेंड। ये आपने कर लिया। अब आप क्या करना कि इसको डिवाइड करो, इससे डिवाइड करोगे तो आपको दिख रहा है कि आप कितना लाओगे, देखो 1 टाइम ही जाएगा, तो ये डिवाइड करके आपका फाइनली देगा आपको 1.055 डिवाइड कर लेना इंटू 10 टू द पावर -24 kg। अभी जस्ट पीछे जैसे बताया इसलिए यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आप इसको कर लेना डिवाइड। 1 टाइम तो दिख ही रहा है कि एक ही बार जाएगा, एक बार में, उसके बाद आप kg मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आपका जो पहले जो वैल्यू आया, अभी जो आपने बनाया यहाँ पे, उसका वैल्यू था 2.6 इंटू 10 टू द पावर -23 kg मीटर पर सेकेंड, जबकि यहाँ पे 1.055 आया है ना। तो ये वाला जो वैल्यू है ये छोटा है देन उसके, इसलिए आप क्या करेंगे, मोमेंटम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों को जब दिया गया था गिवन भी सेम होना चाहिए था, जो मेजरमेंट के साथ निकला तो ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये जो आपसे कहा था कि क्या डिफाइन करने में वैल्यू डिफाइनिंग है, तो नहीं, वैल्यू डिफाइनिंग नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए, गिवन मोमेंटम इज लेस देन अनसर्टिनिटी इन मेजरिंग मोमेंटम, देयरफॉर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिफाइंड। क्लियर, समझ गए आप। बनाना आपको दोनों था, बनाना था, कंपेयर करना था और बताना था कि डिफाइन होगा या नहीं। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जामिनेशन पर्पज से, और कंपटीशन का भी एग्जाम आप दोगे उसके लिए भी, तो ध्यान से समझना। क्वांटम नंबर से ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो चलिए, क्वांटम थ्योरी में मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्वांटम नंबर्स भी पढ़ा रखा है, सारा आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है एक क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो उसमें आप जाएंगे, जो आपको नीड हो, जिसमें आपको दिक्कत हो उसको देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में कहता क्या है, द क्वांटम नंबर्स ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। ठीक है,
6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर आपको दे रखा है नीचे। अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज, इसको आपको इंक्रीजिंग एनर्जीज के रूप में अरेंज करना है। इफ़ एनी ऑफ दीज कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशंस हैव द सेम एनर्जी लिस्ट, अब इसमें से अगर किसी एक का मान लीजिए कि सेम एनर्जी हो जाता है, एक ही वैसे कॉम्बिनेशन कोई निकल कर आता है जिसका एनर्जी एक ही हो जाएगा, तो वो भी आपको दिखा देना है, तो वो दिख जाएगा आपको जब आप बनाओगे इसे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए क्या है, पहले क्वांटम नंबर पे पकड़ होना चाहिए आपका, तभी आप इसे बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनेगा ये। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन के पहले पार्ट को देखिए, पहला नंबर क्या देता है, देखिए 62 यहाँ लिख रही हूँ, 2.62 पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन का कितना है, n बराबर 4, तो यानी कि देखिए मैंने आपको पढ़ाया है जब, तो सब कुछ बताया था कि n जो होता है वो ऑर्बिट को शो करता है, l जो होता है वो सबसेल को शो करता है, और m जो होता है ना ये ओरिएंटेशन को शो करता है, कि ऑर्बिटल कहिए, ऑर्बिटल को शो करता है। और ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है कि इलेक्ट्रॉन आपका कैसे स्पिन कर रहा है ये बताता है। तो सबसे पहला काम क्या है, n बराबर 4 है तो आपका ये 4 हो गया। L2 है, आपको बार बार बताती हूँ, आज भी बता देती हूँ, L बराबर 0 होता है तो S सब सेल हो जाता है, और L बराबर ये नहीं, जिसे याद रहेगा वो नहीं बना पाएगा, इसलिए ध्यान से समझिए। बार बार जितनी बारी इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं बता रही हूँ तभी बता रही हूँ, इसलिए ताकि आपके जहन में रह जाए, आप एकदम याद कर लें इस बात को, डी सबसेल। और क्योंकि जब ये याद हो जाएगा ना आपको, तो फिर एम के लिए लोचा नहीं है, एम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी से तो डिपेंड करता है एम। तो एल बराबर हो गया हमारा 3, किसके लिए, एफ सबसेल के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे एल बराबर 2 है, एल बराबर 2, तो एल बराबर 2 किसके लिए होता है, डी के लिए होता है ना, तो यहाँ पे शायद डायरेक्ट लिखेंगे 4D। उसके बाद क्या कहता है कि m बराबर -2 है, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका ओरिएंटेशन -2 है। कैसे, डी सबसेल के लिए देखिए एक बार बता देती हूँ, इसका नीड है नहीं है, एक्चुअली दे रखा है, फिर भी 1 2 3 4 5 हुआ ना आपका, क्योंकि इसके लिए 5 ऑर्बिटल, डी सबसेल के लिए 5 ऑर्बिटल बनता है, एफ के लिए 7 बनता है, बताया हुआ है आपको ये सब बातें, ठीक है। तो यहाँ देखिए चूंकि यहाँ पे L बराबर कितना है आपका 2 है, तो M का जो वैल्यू होता है ना, L बराबर अगर 2 है तो M का जो वैल्यू होगा वो -2 से स्टार्ट होगा, -1 होगा, 0 होगा, फिर +1 +2 ऐसे होता है। यानी L के किसी भी वैल्यू के लिए -L 0 से लेकर +L तक जाता है, किसका वैल्यू, M का वैल्यू, ये आपको थ्योरी में पढ़ाया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ -2, ये -1, ये 0, और यहाँ पे +1 +2 हुआ ना। तो आप देखिए यहाँ कहता है कि ML जो है, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो -2 है, तो यानी आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है, -2 वाले ऑर्बिटल में है, यानी इसी ऑर्बिटल में है, और उसका स्पिन कितना है, -1 है, यानी ये ऐसा ही खड़ा इलेक्ट्रॉन है, एंटी क्लॉकवाइज में अभी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आया है, ये इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे चूंकि हमें सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज में सजाना है, इसलिए ये करने का हम लोगों को जरूरत नहीं है, ये सिर्फ दे दिया है ताकि आपको नॉलेज है तो आप इसको पकड़ सकें कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन है आपके पास, इससे ये पता चल जाता है। क्वांटम नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जीवन भर आपका साथ देगा जब तक आप साइंस पढ़ेंगे। तो ध्यान से इसको समझ के पढ़ लीजिए एक बारी जाके उस थ्योरी सेक्शन में, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा से रहे। तो चूंकि देखिए हमेशा क्वेश्चंस में ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका यूज ही करना होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी होता है जो आपको फंसाने के लिए दिया जाता है। तो ये अभी हम लोगों को इसका नीड है नहीं, सिर्फ इतना से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको ये समझा दिया कि इसका यूज आप कैसे कर सकते हो। अगर ये +1 होता ना, इसका मतलब हो जाता है, ये +½ होता है, इसका मतलब हो जाता है कि ऑर्बिटल में पहले एक सिंगली फील्ड हो गया हुंस रूल के हिसाब से, देन आफ्टर वो एंटी क्लॉकवाइज में गया, यानी कि ये पूरा पहले एक इलेक्ट्रॉन से भरा तभी तो एंटी क्लॉक हुआ। तो वो चीज़ आप समझ जाते कि आपका जो गिवन कंपाउंड है, या गिवन एलिमेंट है, उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है ये पता लगा सकते थे आप। खैर यहाँ जो पता लगाएंगे, जो लगाना है वही पता लगाते हैं। तो 4D आ गया मेरा। उसी तरह से 2 वाले को देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चा, n बराबर 3, तो 3 तो हो गया ऑर्बिट नंबर, L बराबर 2 यानी D, 3D हो गया हमारा इतना काम। उसी तरह से 3 नंबर के लिए आप क्या करेंगे, n बराबर 4, तो n तो 4 लिख लिया, L बराबर 1, तो L बराबर 1 किसके लिए, P के लिए, तो 4P। उसी तरह से 4th नंबर पे आइए,
तो n बराबर 3 तो 3 और L बराबर 2 यानी D। तो आपने देखा ये दोनों सेम हो गया ना, यही आपसे कहा था कि सेम एनर्जी वाले को भी देखना है आपको, ठीक है। और 5 नंबर पे फिर हमारा क्या है, 5 है, n बराबर 3 तो n बराबर 3, L बराबर 1 यानी कि P, तो 3P। क्लियर, इतना आप समझ लिए। 6 नंबर पे आ जाइए। 6 नंबर में n बराबर कितना है, 4 है, दिख रहा है आपको, n बराबर 4, n बराबर 4 तो 4 लिखिए, और L बराबर 1 तो L बराबर 1 किसके लिए, P के लिए, तो 4P। इतना हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन का आपने क्वांटम नंबर बना लिया। अब आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। तो वो प्रिंसिपल जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसको सजाना है, ठीक है। ये पहला था, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी पहले क्या करेंगे, इंक्रीजिंग का मतलब है लोएस्ट को पहले रखेंगे, देन बढ़ते 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 चले जाएंगे, ठीक है। तो सजा लीजिए इसे। तो देखिए द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इज क्या हो गया, ये 1 का था, 2 3 4 5 6 आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये मैंने बना दिया है डायग्राम एक आपको, आप वो प्रिंसिपल का डायग्राम है ये। ऐसे एनर्जी बढ़ रहा है नीचे की ओर, एनर्जी इंक्रीजिंग एनर्जी जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ, इससे क्या होगा ना, आपको सजाने में दिक्कत नहीं होगी, रटना नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या हो गया, देखिए सबसे कम एनर्जी किसका है, क्योंकि जो ऊपर है उसका एनर्जी कम है, यानी कि 1s का सबसे कम है, 2s 2p का कम है, 3s 3p 3d का कम है, इसी तरीके से एनर्जी का जाता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आपका 5 नंबर पे 3p है, तो सबसे कम एनर्जी किसका है, 3p का, क्योंकि 3s 2s तो है ही नहीं हमारे पास, तो हमने पहले 5 को लिख दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको समझा चुकी हूँ कैसे करना है। फिर देखिए 2 और 4 2 और 4 3D ही है, तो इसलिए 2 और 4 का एनर्जी सेम है, ठीक है। और ये था क्या, 3D था, तो आपका देख लीजिए यहाँ पे 3P के बाद 3D है, उसके बाद 6 और 3 सेम था, 6 4P था, और आपका 3 भी 4P ही था, 4P था, 6 और 3 आपका 4P है, तो 6 बराबर 3 हो गया, 4P हो गया। तो 4s के बाद 4p आ जाता है, और सबसे ऊपर जो था फर्स्ट नंबर पे 4d आया था हमारा, उसका एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगा इस सीक्वेंस में जो हमें दे रखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो 4d सबसे लास्ट में हमने लिख दिया। तो 5 2 बराबर 4 6 बराबर 3 और 1 बराबर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मैंने आप समझा दिया आपको। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे कैसे सजा सकते हैं वो आपको बता दिया। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख के कर सकते हैं, आगे भी होता है, लेकिन मुझे इतना ही का नीड था, तो इतना ही हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया, यानी 62 भी आपने बना लिया। आई होप कि आप समझ गए हैं कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट में कहीं कोई परेशानी रह जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर होगा तो मैं आपको आगे भी सॉल्व करा के सिखा दूंगी कि कैसे बनता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये डन। चलिए 63 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 जो है ये एक्चुअली न्यूमेरिकल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है कि आपके पास कॉन्सेप्ट इस बात का है या नहीं, ये समझाने के लिए पहले क्वेश्चन समझिए आप। द ब्रोमीन एटम possesses 35 इलेक्ट्रॉन्स, it contains 6 electrons in 2p orbital, okay, 6 electrons in 3p orbitals and 5 electrons in 4p orbital. Which of these electron experience the lowest effective nuclear charge? यहाँ पे अगर आपको समझना है कि सिर्फ लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो न्यूक्लियस जो खिंचाव करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में घूमता रहता है, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स आपका न्यूक्लियस अप्लाई करता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, उसे ही कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। और जो ओवरऑल आप कैलकुलेट करते हैं दैट इज योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि जो कितना इफेक्ट होगा। यानी कि देखिए ये तो आप समझ रहे हैं ना कि न्यूक्लियस, मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के जो नज़दीक इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, यानी कि नज़दीक है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा काम करेगा। और जैसे जैसे आप दूर होते चले जाएंगे न्यूक्लियस से, तो दूरी बढ़ने के कारण न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेनली है क्या, अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, या यूं कहिए कि अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। ये आपने समझ लिया। तो उसी चीज को समझना है। आप क्वेश्चन का आंसर समझ चुके होंगे कि क्या होने वाला है। आंसर 35 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन 2p में है। तो 2p अभी जस्ट मैंने पीछे जो आपको बताया है, 1s के बाद 2s 2p, उसके बाद 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d। तो यहाँ पे सबसे दूर कौन होगा,
आपका न्यूक्लियस से सबसे दूर का कौन हो गया, 4p हो गया। तो सबसे कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कौन एक्सपीरियंस करेगा, 4p इलेक्ट्रॉन करेगा। और सबसे ज़्यादा कौन करेगा, 2p करेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस से सबसे करीब है। सबसे करीब वाला ज़्यादा करेगा, सबसे दूर वाला कम करेगा। और इसी का एक और नाम है जिसे कहते हैं सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो सील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के थ्रू जो लगता हुआ अट्रैक्टिव फोर्स है उसको रोकता है कौन, उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो। तो वो फोर्स क्या कहलाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या सील्डिंग इफेक्ट, यानी सील्ड की तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींचना है तो यहाँ पे खड़ा हो जाएगा 2-4 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो इसको रोक रहा है इस न्यूक्लियस को यहाँ अट्रैक्शन के लिए, तो वो कहला रहा है सील्डिंग इफेक्ट। अब इसको डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है स्क्रीनिंग इफेक्ट और सील्डिंग इफेक्ट पे, वहाँ जाएं आप। उसमें मैंने पूरा आपको अच्छे से समझा रखा है, कैलकुलेशन के थ्रू भी बता रखा है, तो उससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। लेकिन मोटा मोटी आपने ये समझ लिया, यही था, एक्चुअली यही है। ठीक है, तो आपको आंसर में बस यही लिख देना है यहाँ पे कि 4p इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग और सील्डिंग इफेक्ट, इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, बात आ गई समझ में आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। अब देखिए अगेन आपके पास एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आता है 64 में। अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्बिटल्स विच ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस द लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर, इस पेयर में से बताइए कि कौन सा इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। आप बता सकते हैं, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि जो न्यूक्लियस से करीब होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा देन जो दूर होगा। तो 2s और 3s में कौन पहले होगा, तो 2s पहले होगा, क्योंकि अभी जस्ट बताया था ना आपको 1s 2s 2p 3s 3p 3d जो पीछे बताया है ना बच्चों, बस उसी के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने वहाँ पे बना भी दिया था आपके लिए कि थोड़ा सा आपको आइडिया लेने में कोई परेशानी नहीं हो जाए। ठीक है, इस तरह से आप बढ़ते चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2s और 3s में कौन करेगा, 2s इलेक्ट्रॉन पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज करेगा। क्यों, क्योंकि मेरा ये नज़दीक है, नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस है ना। तो 2s हो गया इस पेयर में से 2s। 4d और 4f में कौन करेगा, तो देख लो यहाँ पे 4d है पहले, 4f है बाद में। तो 4d इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, 4d ज़्यादा करेगा। ठीक है, और उसी तरह से 3d और 3p में कौन करेगा, 3d और 3p में कौन करेगा, तो 3d के पहले कौन है, 3p है, तो 3p करेगा। अब इसी को आपको लिखना है तो मैं लिख देती हूँ, आप देख लेना। समझाया है जो वही लिखूंगी कि 2s 3s में कौन 2s ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि नज़दीक है। उसी तरीके की बातें इसमें भी होंगी, तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में हो जाएगा आपका। तो देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 2s इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जस्ट लाइक दैट आप भी उसी तरीके से सेकेंड नंबर में 4d के लिए लिख दोगे और थर्ड नंबर में। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा। द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल्स, विच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखिए, तो सबसे पहले एल्यूमिनियम का 13 होता है एटॉमिक नंबर, सिलिकॉन का 14, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा, देखा आपने कि 3p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितना, एक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2। तो कौन ज़्यादा, तो ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कौन एक्सपीरियंस करेगा, सिलिकॉन करेगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। ठीक है, ये न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा, वो है सिलिकॉन। क्यों, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम से ज़्यादा है। क्लियर, तो ये हो गया आपका 65। अब आते हैं 66 पे। तो यहाँ देखिए 66 में कुछ नहीं है, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और जल्द ही आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो आ जाएगा, आप रहें तैयार, चैनल के साथ बने रहें। देखिए यहाँ, इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस सिलिकॉन क्रोमियम फेरस एंड क्रिप्टन। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको बस कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। p का 15 होता है तो इसका लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 15 है ना, तो 3p कितना लिखोगे, 10 2 12 3 13। तो p में 3 है तो ये तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही होगा, क्योंकि अगर 6 होता तो पेयर होता, 4 होता तो पता होता कि पेयर है, क्योंकि p के लिए कितना बनता है, 3 ऑर्बिटल
3 बनता है, जिसमें से एक एक करके पहले इलेक्ट्रॉन भरता है, फिर पेयरिंग स्टार्ट होता है। तो अगर 3 है तो तीनों अनपेयर्ड ही है, समझ गए, तीनों अनपेयर्ड ही है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में कितना हो गया, 3। उसी तरह से यही ना बताना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन तो जस्ट अभी आपने ऊपर भी देखा था, है ना। तो 2 था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p2। तो p2 है इसलिए 2 ही होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 2 हो गया। उसी तरह से क्रोमियम है। अब देखिए क्रोमियम का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले भी पढ़ाया था क्रोमियम आपको कि क्रोमियम का 24 होता है। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिखते हैं हुंस रूल के हिसाब से, जो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और हो जाता है 4s और 3d, ऐसे लिख लिया हमने। और इसमें इंटरचेंज हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन का, इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाता है, तो इसमें हो जाता है d5 और इसमें हो जाता है मेरा कितना 4s1, ऐसे हो जाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया है पहले भी, हुंस रूल में भी पढ़ाया है, और एक जगह और था ऐसा क्वेश्चन पढ़ाना मुझे, तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे वो हो जाता है 4s2 लिखते हैं और d4, तो चूंकि स्टेबिलिटी का थोड़ा सा लोचा हो जाता है, स्टेबिलिटी के लिए ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिखा आपको, देखिए 4s भी अनपेयर्ड ही रह गया, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए s ऑर्बिटल में, क्वांटम नंबर में पढ़ाया है, तो एक ही है इसके पास। और 3d जो है आप देख रहे हैं इसके पास 5 ऑर्बिटल होगा, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो पांचों एक एक पहले सिंगली फील्ड होता है, हुंस रूल कहता है कि पहले सिंगली फील्ड होगा देन पेयरिंग विल बी स्टार्टेड। तो 5 है तो 5 भर गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल इसमें कितना रह गया, 6। बात आ गई समझ में आपके, 6। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो गया, बस यही एक क्वेश्चन था इसके अंदर जो कि थोड़ा बताने लायक था। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में टोटल 6 हो गया हमारे पास, किसमें, क्रोमियम में, ठीक है। उसी तरह से अब आप लोग अपने मन से कर लेना, फेरस का 26 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना और देख लेना कि कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ। वहाँ पे 3d6 हो जाएगा, बस यही ना हो जाएगा। 4s2 देखो यहाँ तक तो सेम चलता है, 3p6 तक तो सेम चलता है, क्योंकि यहाँ तक किसका रहता है, आर्गन का रहता है, मैं ठीक है आर्गन का। तो यहाँ पे हो गया कितना, मान लो ऐसे मैं लिख देती हूँ आर्गन 18, क्योंकि इनर्ट गैस है तो उसका लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो 4s2 और 3d6, तो d6 हो गया, तो d5 तक तो अनपेयर्ड 5 था, लेकिन d6 का मतलब हो गया कि एक पेयरिंग हो गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बच गया, सिर्फ 4। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 4 बराबर 4, इलेक्ट्रॉन कितना 4। और क्रिप्टन का आपको पता ही है कि ये इनर्ट गैस है, इसलिए इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारा का सारा फुल फिल्ड होता है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके क्लियर। तो ये हो गया हमारा 66। अब चलिए 67, लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे एक्सरसाइज का। तो देख लीजिए यहाँ पे 67 मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए है इसके अंदर, हाउ मेनी सबसेल आर एसोसिएटेड विथ n बराबर 4। ओबियसली हम समझ जाएंगे कितने सबसेल हैं n बराबर 4 के लिए, और ये क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सबसेल हैविंग ms वैल्यू ऑफ -12 फॉर n बराबर 4, जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्पीच दिया था ना वहाँ पे, कि इससे ये पता कर सकते हो वो पता कर सकते हो, सारा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे और पता कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 67 का ए, ओके। तो देख लो यहाँ पे n बराबर 4, तो नंबर ऑफ सबसेल क्या क्या हो सकता है, l बराबर 0 भी हो सकता है क्योंकि 4s भी होता है, l बराबर 1 भी हो सकता है क्योंकि 4p भी होता है, l बराबर 2 भी हो सकता है क्योंकि 4d भी होता है, और l बराबर 3 भी हो सकता है क्योंकि 4f भी होता है, spdf होता है ना। तो यहाँ पे ये सबके सब जो spdf आप देख रहे हैं, ये सबके सब कौन है, सबसेल है। तो n बराबर 4 में पॉसिबिलिटीज है कि सबसेल 4 हो सकता है, n बराबर 4 है, ऑर्बिट नंबर 4 ही है ना, 4 4 4 4, सबसेल बदल रहा है, s हो सकता है, p भी हो सकता है, d भी हो सकता है, 4f भी हो सकता है। इस यहाँ पूछा हाउ मेनी सबसेल आर एसोसिएटेड विथ n बराबर 4, n बराबर 4 के लिए कितने तरह के सबसेल पॉसिबल हैं, तो 4 सबसेल, 4 सबसेल, क्लियर कॉन्सेप्ट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर इसी का बी है हमारा, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देख लो क्वेश्चन बी कहता था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सबसेल हैविंग ms वैल्यू ऑफ -12 फॉर n बराबर 4,
n बराबर 4। तो देखिए ms लिख दिया ना यहाँ, इसका मतलब था ना कि स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात कर दिया। तो स्पिन की बात जब हो गई तो ऑर्बिटल का बात होगा ही, क्योंकि ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन सजता है स्पिन में। ठीक है, तो सबसे पहला बात हो गया कि n बराबर 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, n स्क्वायर होता है। ये थ्योरी मैंने पढ़ा रखा है आपको क्वांटम नंबर के केस में। जहाँ क्वांटम नंबर पढ़ाया जाइए उस वीडियो को पक्का देख लीजिए, इसमें सारा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच कैन प्रेजेंट इक्वल्स टू n स्क्वायर होता है। अगर ऑर्बिट नंबर n है तो ऑर्बिटल का नंबर कितना होगा, उसका स्क्वायर। अगर ऑर्बिट का नंबर n है तो उसके स्क्वायर का बराबर हो जाएगा ऑर्बिटल। जैसे n है तो n स्क्वायर हो गया, तो 4 n बराबर 4 का मतलब हो ऑर्बिट नंबर 4, ऑर्बिट नंबर 4। तो ऑर्बिटल कितना हो गया, 4 का स्क्वायर यानी 16। अब आप समझो इस चीज को, ईच ऑर्बिटल कैन हैव एन इलेक्ट्रॉन विथ ms माइनस हाफ। आप जानते हैं कि अगर 16 ऑर्बिटल है तो प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसका कि माइनस हाफ क्वांटम नंबर होगा, स्पिन क्वांटम नंबर होगा। मान लो जैसे एक बनाया तो एक तो इसमें इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ वाला होगा, तभी दूसरा प्लस हाफ वाला होगा। ठीक है, तो 16 ऑर्बिटल है तो 16 में 16 ऐसे इलेक्ट्रॉन तो जरूर होंगे जिसका माइनस हाफ होगा क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपके लिए लिख दिया है, इच ऑर्बिटल कैन हैव एन इलेक्ट्रॉन विथ ms माइनस हाफ। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, क्योंकि जैसे पेयरिंग होगा तो प्लस हाफ में कन्वर्ट होगा। इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ ms माइनस हाफ इज 16। यानी 16 ऑर्बिटल है तो माइनस हाफ स्पिन क्वांटम नंबर का 16 इलेक्ट्रॉन होगा। और उसी तरह से प्लस हाफ का भी बात कर देगा तो प्लस हाफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का भी 16 ही होगा। यानी पहले सिंगली फील्ड होगा 16 इलेक्ट्रॉन, फिर आपका पेयरिंग में स्टार्ट होगा। बात आ रही समझ में। और यहाँ जो आपने देखा n बराबर 4 का 16 ऑर्बिटल, तो आप समझना, मैं आपको अभी तुरंत समझा दूंगी कि 16 कैसे आया। ये 16 जो मैंने आपको फॉर्मूला से बता दिया, आप देखो यहाँ पे 4 था, सबसे आपको बता दिया 4 पॉसिबल है। तो देखना s के लिए एक ऑर्बिटल बनता है, एक ऑर्बिटल। ठीक है, p के लिए आप 3 ऑर्बिटल बनाते हो, p के लिए 3 ऑर्बिटल, d के लिए 5 ऑर्बिटल और f के लिए 7 ऑर्बिटल बनाते हैं ना डब्बा जैसा। हाँ, तो ऐड करके देख लो, आ जाएगा आपका 7 5 12 3 15 1 16 ऑर्बिटल। बस यही था, ऊपर ही वाले क्वेश्चन से रिलेटेड था नीचे वाला क्वेश्चन कि टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे। अगर नहीं याद रहे फॉर्मूला तो ऐसे भी हम कर सकते हैं कि ऑर्बिट नंबर 4 हुआ तो सबसेल इतना होगा और सबसेल में कितने कितने ऑर्बिटल बनते हैं, इसका नॉलेज आपके पास है, ऐड कर दो, बन गया। अगर फॉर्मूला याद है तब तो इससे बेहतर क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पूरी कोशिश की है आपको कॉन्सेप्ट देने की, कॉन्सेप्ट के साथ बताने की, ताकि रटा हुआ बात नहीं लगे, आपको लगे कि आपको समझ में आता है, आप बना सकते हैं। आपके सामने ऐसा क्वेश्चन कोई रख दे तो आप उसे बता सकते हो, समझा सकते हो कि ये ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे ऐसे है। ओके, तो इसी आशा के साथ कि आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आई हो, इस पूरे सीरीज को आपने एंजॉय किया हो। यानी इस सीरीज में जितना 10 वीडियोज़ मैंने आपको दिए हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि 10 वीडियोज़ में ये आएगा, तो 10 वीडियोज़ मैंने बनाए आपके लिए और बहुत बहुत प्यार दिया है आपने सीरीज को। ऐसा नहीं है कि आपने प्यार दिया नहीं है, आगे भी अपना प्यार ऐसे ही देते रहें, पढ़ते रहें, खूब पढ़ें, खूब समझें। जहाँ कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो आपको, आप उसे कमेंट सेक्शन में रखें ताकि मैं उस प्रॉब्लम को दूर कर सकूं आपके। तो चलिए, आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे विथ बेल आइकन, ताकि फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेंगे और बने रहेंगे आप मेरे साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।